3 दिन के अंदर अंदर इजराइल से वाइट बैलून उड़ाने शुरू कर दिए। वाइट बैलून उड़ाने का मतलब ये है कि जो जंग के दौरान सफ़ेद झंडा बुलंद किया जाता है कि हमें अमन दे दो। इसका मतलब ये है कि इजराइल के अवाम इस 3 दिन की जंग से ही आजिज़ हो गए हैं, खौफजदा हो गए हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत भी जंग रुके। इस तरीके से मोसाद को ग्लोरीफाई किया जाता था या CIA को ग्लोरीफाई किया जाता, तो धज्जियाँ बिखर गई। आयरन डोम की जिस तरीके से धज्जियाँ बिखर के 3 घंटे 4 घंटे के अंदर ध्वस्त हो गए, वो दुनिया के सामने आ गया, तो जो मखौटा था ताकत का वो तो खुल गया। इजराइल इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है। इजराइल को अपने क़याम से लेके अब तक का सबसे बड़ा धक्का लगा। हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे, हमास का नहीं गज़ा का नामो निशान मिटा देंगे, हम फ़लस्तीन को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देंगे। फ्रस्ट्रेशन में अगर कोई और मुल्क भी हो गया तो गज़ा को ख़त्म करने के लिए ये न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल न कर बैठे हैं, इसका शुबा और इसका खदशा है। हम किसी हद तक भी चले जाएंगे, ये बात नेतन्याहू जो कह रहे हैं तो ये एक इशारा है। इसके तहत वो ये न्यूक्लियर ऑप्शन को अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो दुनिया उनको रोक नहीं पाएगी। सर, इजराइल और फिलिस्तीन के इस वार के बीच में इंडिया के भी लोग दो गुटों में, दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। कांग्रेस फिलिस्तीन के सपोर्ट कर रहे हैं तो इधर बीजेपी के कुछ नेता इजराइल के हिमायत कर रहा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सर अगर AMU के छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पे FIR हो जाता है, लेकिन अभी भी दो पॉलिटिकल पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। देखिए, दोनों पार्टीज़ का ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमेशा का स्टैंड है जी। कांग्रेस का स्टैंड नेहरू जी के ज़माने से ही प्रो पैलेस्टाइन रहा है और 2 स्टेट थ्योरी के हक़ में रहा है। 1950 में 51 में ये जो अरब इजराइल वॉर हुआ था, उस वॉर के फ़ौरन बाद नेहरू जी ने यूनाइटेड स्टेट में खुद ही ये उन्हीं का प्रपोज़ल था कि 2 स्टेट शैल एग्जिस्ट एलॉन्गसाइड। ये नेहरू जी का स्टैंड था, तो कांग्रेस को वो स्टैंड बरकरार रखना उनकी मजबूरी है और उनकी ज़रूरत भी है और उनका उसूली स्टैंड भी है। दूसरी तरफ RSS, बीजेपी तो उस वक्त नहीं थी, RSS का स्टैंड हमेशा प्रो ज़ायोनिस्ट रहा है। तो एक RSS एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से मुल्क के अंदर भी जानी जाती है और सारी दुनिया में भी जानी जाती है। तो फाशिज़म एंड ज़ायोनिज़म यानी सहूनियत उर्दू में कहते हैं। सहूनियत होती है जो इंतहा पसंद यहूदी हैं, उन्हें ज़ायोनिस्ट कहते हैं, जो बाय हुक और बाय क्रुक और वायलेंस के ज़रिए इजराइल का एक वजूद चाहते हैं, उस तबके को ज़ायोनिस्ट कहते हैं। तो ज़ायोनिस्ट एंड फासिस्ट और जो इम्पीरियलिस्टिक फोर्सेस हैं, इस्तेमार पसंद ताकतें जैसे अमेरिका है, UK है या यूरोपियन यूनियन है, ये हमेशा से इजराइल के साथ खड़े रहे हैं जब से ये किस्सा शुरू हुआ है। तो इन दोनों के स्टैंड में कोई चेंज नहीं है। अब इस वक्त चूँकि RSS के ज़ेरे क़यादत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आइडियोलॉजिकली वो शुरू से ही इजराइल हामी रही है और जैसे ही मोदी जी इक़्तिदार में आए तो इजराइल से एलानिया जो ताल्लुकात हैं उनका इजहार किया गया। इजराइल के वज़रा ने विज़िट किया भारत को और उसके बाद उनके प्रेसिडेंट ने भी विज़िट किया। बहुत सारे हमारे तिजारती, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी के मुआहदात हुए। इससे पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी मुआहदा हुआ था इंडियन पुलिस, आर्मी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं हमारी भारत की और मोसाद के बीच की जो इजराइल की एजेंसी है, उनके बीच ट्रेनिंग का। तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने वहाँ जाके ट्रेनिंग भी ली है और उनके लोग, मोसाद के लोग हमारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन की यहाँ पर बहुत बड़ी जो VIP सिक्योरिटी है या इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी देखभाल और उनका सब करना मोसाद के लोग भारत में करते हैं अंडर दैट एग्रीमेंट। तो इतने सारे एग्रीमेंट मोदी जी ने किए हैं इजराइल के साथ, तो वो आइडियोलॉजिकल है और तब से ही है। लेकिन अब मसला ये है कि भारत का ऑफिशियल स्टैंड, कांग्रेस का एक स्टैंड हो सकता है, बीजेपी का एक स्टैंड हो सकता है, वो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टैंड है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है उसमें कोई तब्दीली भारत के अपने जो खारजी मामलात हैं उसमें बड़ा उसमें खलल पैदा करेगी। इसलिए कि भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो प्रो पैलेस्टाइन हमेशा से रही है।
लेकिन अब जो अगर प्राइम मिनिस्टर ये बयान देंगे विद इन 4 आवर्स ऑफ एस्केलेशन इन दैट रीजन के साथ हम तो इजराइल के साथ खड़े, तो आप तमाम जो एट्रॉसिटीज़ वहाँ पर पैलेस्टाइनियंस के ऊपर हुई हैं, वो जो जुल्म हुए हैं, उन सारे जुल्म को नज़रअंदाज करके जिसने जुल्म किया, जो जालिम है, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो भारत की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी आज़ादी के बाद से अब तक रही है और हज़ारों साल से भी रही है कि हमने मजलूम की हिमायत की है, चाहे नेल्सन मंडेला हों साउथ अफ्रीका में, चाहे फिलिपाइंस हों या दूसरी कंट्रीज़ हों या फ़लस्तीन हो, हम मजलूम के साथ रहे हैं। भारत सरकार की ये पॉलिसी रही है, तो उसी पर कायम रहना चाहिए। जैसे आपने कहा सर, बीजेपी अपना स्टैंड ले सकता है, कांग्रेस ले सकते हैं, लेकिन इधर अगर आम जनता, आम नागरिक कोई यूनिवर्सिटी के छात्र ले रहे तो उस पर एफआईआर हो जा रहा है सर। यहाँ तो देखिए हमारे देश में इस फ़लस्तीन के हक़ में हमेशा बात की जाती रही है, कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, सेमिनार्स होते रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते रहे हैं। अभी जैसे रमज़ान का आखिरी जुमा है, तो जिसे यौमुल कुद्स कहा जाता है, कुद्स के मौके पे हज़ारों लोग जंतर मंतर पे दिल्ली में भी इकट्ठे होते हैं, लखनऊ में होते हैं, हैदराबाद में होते हैं, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, बाकायदा पुलिस परमिशन के साथ किया जाता है, उस पर कभी किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। तो अब ये एतराज़ करना या एफआईआर करना, मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। मेरा ख़्याल है कि हुकूमत हिंद को डेमोक्रेसी को अपहोल्ड रखना चाहिए, चाहे आलमी मामलात हों या मुल्क के अंदरूनी कुछ मामलात लोग अब हों। भाजपा के ये कह रहे हैं कि जो सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन का, उसको चिन्हित किया जाए, ये कह रहे हैं। चिन्हित तो सबको ही किया जाएगा, चिन्हित तो उनको भी किया जाना चाहिए जो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जो सपोर्ट नहीं कर रहे वो असल में सपोर्ट कर रहे हैं जुल्म को, वो सपोर्ट कर रहे हैं उस बर्बरियत को जो पिछले 75 साल से इजराइल के ज़रिए फ़लस्तीनियों पे की जा रही है। तो वो भी चिन्हित हो जाएंगे कि वो जालिमों के साथ खड़े हैं, वो मजलूमों के ख़िलाफ़ खड़े हैं, और उनका जो इंक्लिनेशन है वो रिलीजियस बुनियादों पे है, वो इंसाफ की बुनियादों पे नहीं है। तो चिन्हित तो वो भी होंगे, और जो प्रो पैलेस्टाइन है, मजलूमों के साथ हैं, वो तो पहले से चिन्हित हैं। वो कब चिन्हित नहीं थे? वो तो 1948 से आज तक चिन्हित रहे हैं और खुल के उन्होंने अपनी बात कही है। पूरी दुनिया जानती है, भारत में भी और भारत के बाहर भी, कि कौन लोग हैं जो फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हैं। आधे से ज़्यादा मुल्क फ़लस्तीनियों की हिमायत में खड़ा रहा है हमेशा। ये एक छोटा सा तबका है, आरएसएस पूरे मुल्क की तो एक तंजीम नहीं है, एक छोटा सा तबका है मुल्क का जो आरएसएस को बिलोंग करता है, उसकी पॉलिसी को बिलोंग करता है, वो भी चिन्हित है। तो ये कहना ये कोई ख़ास बात नहीं है। भाई दूसरी तरफ जिस तरीके से पहले दिन जो अटैक हुआ हमास की तरफ से, उसकी जो वीडियो निकल के आई, चाहे वो जब उनके जो सिविलियन थे उनको ले जा रहे हैं तो मजहबी नारे लगा रहे हैं, जिसको लेकर मीडिया नैरेटिव चला रहा है कि देखिए ये जो है ये वही लोग हैं, ऐसे लोग इंडिया में भी हैं, और अगर जो एक ही आइडियोलॉजी है तो इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है। मीडिया में ये नैरेटिव बहुत अच्छे तरीके से चला जा रहा है, यानी कि मजहब के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए मीडिया क्या चला रहा है, मीडिया से तो किसी खैर की उम्मीद है नहीं। मीडिया भारत में जिस अंदाज से पिछले 10 साल से काम कर रहा है, तो वो ख़बर देने का काम तो करता नहीं है, वो ख़बर को रंग देने का काम करता है, और ख़ुद उसके अपने पास कोई ओरिजिनल सोर्सेज़ ख़बरों के नहीं होते। वो जो वेस्टर्न मीडिया एजेंसीज़ हैं, वो जो वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ भेज देते हैं, क्लिपिंग्स भेज देते हैं, वही क्लिपिंग्स हमारा मीडिया चलाता है, कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ नहीं है। अभी भी जो कुछ चैनल्स ने भेजे हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट, वो इज़राइल में भेजे हैं, गज़ा में तो नहीं भेजे, वेस्ट बैंक में तो नहीं भेजे। तो एक तरीके से जो इज़राइली मीडिया है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ जो है वो मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स ने अपने वो सपोर्टर्स को भेज दिया। वो एक्चुअली रिपोर्टिंग नहीं है फ्रंट से, वो इजराइल की रिपोर्टिंग है, इजराइल के फ्रंट से। तो वो कोई बैलेंस्ड रिपोर्टिंग, इम्पार्शल रिपोर्टिंग तो नहीं हो सकती है। तो प्रो इजराइल प्रोपेगेंडा है जो हमारे मीडिया चैनल्स कर रहे हैं। यही बात उठ रही है कि मणिपुर तक जा नहीं पा रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया, इतना कुछ हो गया इस देश में, लेकिन वो इस पे पहुंच गया, इजराइल पे पहुंच गया। एक सवाल उठ रहा है। ये बात सही है कि कितना बड़ा यहाँ पर एक गैर इंसानी वाक़या मणिपुर में पेश आया। 5 महीने से ज़ायद 6 महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए, और इस मीडिया ने मणिपुर की रिपोर्टिंग ग्राउंड पे जाके नहीं की, और भैया की तो बहुत मुख्तसर सी रिपोर्टिंग की। तो ये इंसाफ का तो मयार नहीं है, ये सहाफ़त का भी मयार नहीं है, ये गुलाबाना जहनियत है
और उसी अपने आका की बात को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं सर कि मतलब इस इंडिया के कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हमें आज्ञा दे दें या हमें ये ऑर्डर दे दें, हमें जाने दे दें, हम फिलिस्तीन इज़राइल के लिए फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ेंगे। तो जाएँ, फिर जाएँ, वो मोदी जी इजाज़त दे दें उनको, और हथियार हों तो हथियार भी दे दें, और जाएँ, देखें कितने दिन वहाँ पे रुकते हैं और कितने दिन में वापस आ जाते हैं, और कितने जाते हैं और कितने आते हैं, देखते हैं। लेकिन ये नफ़रत क्यों सर? मतलब क्यों? मतलब किसी एक देश के लिए, क्योंकि वार में कहा जाता है कि किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक देश को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? तो देखिए, ये तंग नज़र और बीमार ज़हनियत के लोग ऐसा करते हैं। ये तमाम लोग शुरू से ही तंग नज़र हैं, शाखाओं में जाके इनको नफ़रत का ज़हर पिलाया जाता रहता है, ज़हन साज़ी की जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो ये ब्रेन वॉश लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर एक मज़हबी जुनून का शिकार हैं, और इनको ना हक़ाइक़ पता है, ना सच्चाइयाँ पता हैं, ना तारीख़ पता है, ना इन्हें कोई एनालिसिस है, ना कोई तज्ज़िया है, ना उन्हें इसके अंजाम का पता है। वो एक जज्बाती तौर पर नारा लगाने वाले जो जाहिल लोग होते हैं, ये उनका एक हुजूम है जो अपनी जहालत का इज़हार कर रहा है। सर, जिस तरीके से हमास ने अटैक किया उसके बाद इजराइल का पहली दफ़ा इतना भारी नुकसान हुआ है, और जो उनका कहा जाता है कि आयरन डोम है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अपराज्य है, उनको कोई हरा नहीं सकता, वो जो साख बनी हुई थी पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं चोट लगी है, जिसका कारण ये है कि वो पूरी बौखलाहट दिख भी रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले, क्योंकि नेतन्याहू भी लगातार कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में गाजा को या इनके हमास को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या लगता है, क्या अंदेशा लग रहा है कि न्यूक्लियर पावर तक ये बात जा सकती है? देखिए, पहली चीज़ तो ये, आपने 2 सवाल किए। पहली चीज़ तो ये कि नुकसान हुआ। 3 दिन के अंदर-अंदर इज़राइल से व्हाइट बैलून्स उड़ाने शुरू कर दिए गए। व्हाइट बैलून उड़ाने का मतलब ये है कि जो जंग के दौरान सफ़ेद झंडा बुलंद किया जाता है कि हमें अमन दे दो, उसका, उस ख्वाहिश का इज़हार इज़राइली अवाम ने किया है सफ़ेद बैलून्स उड़ा के। तो इसका मतलब ये है कि इज़राइल के अवाम इस 3 दिन की जंग से ही आजिज़ हो गए हैं, खौफज़दा हो गए हैं, और वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत भी जंग रुके। ये सबसे बड़ा दाखिली नुकसान है इज़राइल को। दूसरी बात ये कि ये तो जंग ख़त्म हो जाने के कुछ दिन के बाद मालूम होगा कि जो इज़राइल की बंद मुट्ठी खुली है, उसका जो ग्राउंड पे उसके असरात क्या पड़ते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मोसाद को ग्लोरीफाई किया जाता था, या CIA को ग्लोरीफाई किया जाता था, या कॉमन इंटेलिजेंस की बात CIA और मोसाद के बीच की जाती थी, उसकी तो धज्जियाँ बिखर गईं। आयरन डोम की जिस तरीके से धज्जियाँ बिखर गईं, जो सिक्योरिटी के इंस्टॉलेशंस उनके 3 घंटे 4 घंटे के अंदर ध्वस्त हो गए, वो दुनिया के सामने आ गया। तो जो मखौटा था ताकत का, जो मखौटा था एक्सपर्टीज़ का और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का, वो तो खुल गया। तो अब तो जैसे भारत है, हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि हम जिनको इतना ताकतवर समझ के उनके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, इन्हिसार कर रहे थे, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी उनसे बातें करते थे, क्या वाकई हम उनके ऊपर निर्भर कर सकते हैं? उनके जो अपने को नहीं बचा सकते, इतने छोटे से मुल्क को, इतने छोटी सी पेरिफेरी में जो ख़ुद को नहीं बचा सकते, वो इतने बड़े देश की सिक्योरिटी को बचाने में सक्षम है या नहीं? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिस पे अगले 10-15 दिन में इस जंग के ख़ात्मे के बाद सारी दुनिया गौर करेगी, भारत भी करेगा। दूसरी बात जो आपने कही, तो हम ये कहते रहे हैं कि जंग में दूसरे फरीक शरीक ना हों, जैसे सीरिया, जिसका बहुत शुबा है कि सीरिया जंग में ना कूद जाए। लेबनान अभी कूदा है, वहाँ उसके बॉर्डर फ्रेजाइल हुए हैं, लोगों ने वहाँ से क्रॉस किया है, गए हैं। तो लेबनान अगर बाकायदा, लेबनान नहीं बल्कि हिजबुल्लाह, लेबनान में दूसरी सरकार है, हिजबुल्लाह अभी उस सरकार का पार्ट नहीं है। इस तरह ईरान, ये ममालिक अगर जंग में कूद गए तो ये उस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा, और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान कि ये फ्रस्ट्रेटेड है। इज़राइल इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है। इज़राइल को अपने क़याम से लेके अब तक का सबसे बड़ा धक्का लगा है। आज तक जितनी भी जंगें हुई उसमें एट्रॉसिटीज़ इज़राइल को बहुत कम हुई थी। ये पहला मौका है कि इज़राइल की बहुत हैवी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, और बहुत बड़ी तादाद उनके शहरियों की, फ़ौजियों की गिरफ्तार हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ था 1948 से लेके आज तक, कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। उसने बेंजामिन नेतन्याहू को जो ये नारा लेके खड़े हुए थे कि हम दूसरा
नकबा शुरू कर देंगे और तमाम दुनिया के मज़ीद जो बाकी बचे हुए यहूदी हैं उनको भी यहाँ बुला लेंगे। हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे, हमास का नहीं, गज़ा का नामो निशान मिटा देंगे। हम फ़लस्तीन को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये जो नारे देने वाले लोग आज फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इस फ्रस्ट्रेशन में अगर कोई और मुल्क भी हो गया तो गज़ा को ख़त्म करने के लिए ये न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल न कर बैठे हैं, इसका शुबा और इसका ख़दशा है। जिस अंदाज से नेतन्याहू पिछले दो दिन से कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा हमला करेंगे कि दुनिया, आने वाली दुनिया भी हमेशा याद रखेगी कि हमने कितना बड़ा हमला किया था, हम किसी हद तक भी चले जाएंगे, ये बात नेतन्याहू जो कह रहे हैं, तो ये एक इशारा है इस जानिब कि वो आखिरकार अपनी जो उनकी वहशियाना किस्म की इस वक्त सोच है इन हालात के तहत, इसके तहत वो ये न्यूक्लियर ऑप्शन को अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो दुनिया उनको रोक नहीं पाएगी और उसके जो रिपरकशंस हैं वो तो एक लंबे अरसे तक रहेंगे और पूरे खित्ते को वो जला के राख कर देगा। तो मुझे ज़ाती तौर पर भी ये शुबा है कि ये हालात उस जानिब ना चले जाएं। अगर ये उस जानिब जाते हैं तो एक लंबे अरसे तक एक जंग पूरे एशिया को अपनी लपेट में ले लेगी और ये बहुत नुकसान होगा पूरी इंसानियत के लिए। बहुत शुक्रिया।